नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र डुड्डी। आज हम बात करेंगे जीके बाय राकेश सर चैनल के ऊपर। और अगर देखें तो हमने पिछली क्लास में बात की थी कालीबंगा सभ्यता की, राजस्थान के सभ्यता स्थलों की हम बात कर रहे थे। अब देखिए हमारे सामने कालीबंगा सभ्यता स्थल के बाद अगला जो महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल आता है वो आता है गणेश्वर सभ्यता स्थल। कौन सा सभ्यता स्थल भाई? गणेश्वर सभ्यता स्थल। और गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है वो राजस्थान की जो वर्तमान में शिक्षा नगरी बनने जा रहा है शहर, जिसका नाम है सीकर। अगर देखें तो राजस्थान की शिक्षा नगरी तो कोटा है, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान की जो आधुनिक शिक्षा नगरी बनेगा वो सीकर बनेगा, क्योंकि राष्ट्रपति से शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित होने वाला एकमात्र जिला बनने जा रहा है सीकर, जो बन चुका है। और इसी में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। देखिए गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है ये राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो नीम का थाना सीकर। सीकर में अगर देखें तो एक स्थान है नीम का थाना, वहां पर ये सभ्यता स्थल स्थित है। ये आप ध्यान में रखोगे। अगर देखा जाए तो जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है ये कहां पर? तो सीकर में। कहां, कौन से स्थान पर? नीम का थाना में। किस नदी के किनारे? तो ध्यान में रखोगे कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी है, उसके किनारे ये स्थित है। और एक बात और ध्यान में आप रख लेना कि कांतली नदी जो है ये इसका जो उद्भव होता है वो कहां से होता है? तो ध्यान में आप रख लेना खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां भाई? खंडेला की पहाड़ियां। अगर देखें तो कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से, और राजस्थान में अंतःप्रवाह की नदियों में सबसे लंबी नदी है ये। और इसका जो अंतिम केंद्र बिंदु है वो माना जाता है चूरू और झुंझुनू की सीमाएं। और चूरू और झुंझुनू की सीमाओं पर जो यहाँ पर ये विलुप्त होती है उस स्थान का नाम है महणसर। अब देखिए ये एक आपका नाम आया है महणसर। ध्यान में आप ये रखोगे कि राजस्थान का वो स्थान जो देसी शराब के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है महणसर। और दूसरी बात, राजस्थान में अगर सोने चांदी की हवेलियां, कई बार एग्जाम का हिस्सा रहती है सोने चांदी की हवेलियां, तो ध्यान में आप रखोगे राजस्थान में सोने चांदी की जो हवेलियां हैं वो कहां पर स्थित है? तो ध्यान में आपको ये रखना है कि महणसर, चूरू, झुंझुनू की जो सीमा पर स्थित है वहां पर है ये। और ये देसी शराब के लिए स्थान प्रसिद्ध है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि गणेश्वर सभ्यता जो है ये खोजी कब गई थी? ध्यान में आप रखोगे कि गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ ये हुआ 1977-78 में। कब हुआ था? 1977-78 ईस्वी में हुआ। अब देखो जब कालीबंगा हमने पढ़ी थी तो हमने बात ये की थी कि भाई कालीबंगा खोजी गई उस समय राजस्थान में सर्वप्रथम चुनाव हुए थे 1952-53 में। गणेश्वर सभ्यता जब खोजी गई उस समय क्या हुआ? तो ध्यान में रखोगे 1977-78 में गए से गणेश्वर और गए से गैर कांग्रेसी। कौन सी? गैर कांग्रेसी। यानी राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी वो कब बनी थी? तो 1977-78 में। और राजस्थान में जो अगर देखें तो महत्वपूर्ण एक नेता हुए हमारे मुख्यमंत्री भी भैरव सिंह शेखावत, उनके नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977-78 में। अब देखिए आगे बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता जो है इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है एक तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। सभ्यताओं की जननी। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कैसे हो सकती है? बल्कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो सर्वाधिक तांबा मिला है उसे कहना चाहिए, और वो है आहड़। तो दो चीजें आप ध्यान में रखोगे। राजस्थान में एक तो कंडीशन लागू होती है सर्वाधिक तांबा किस सभ्यता से मिला है? तो ध्यान में आपको ये रखना है कि सर्वाधिक तांबा जो है वो प्राप्त हुआ है आहड़ से। कहां से हुआ है? आहड़ से। लेकिन अगर देखें तो यही कंडीशन सर्वाधिक जो शुद्ध तांबा है, कौन सा तांबा? शुद्ध तांबा, वो सर्वाधिक कहां से मिलता है? आपका गणेश्वर से मिलता है। तो ये दोनों बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए सर्वाधिक तांबा मिलने के कारण आहड़ आपकी हो जाती है ताम्रयुगीन नगरी, और शुद्ध तांबा मिलने के कारण गणेश्वर हो जाती है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आगे अगर हम बात करें तो इसी सभ्यता को और क्या कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के बाद ये कहलाती है पुरातत्व का पुष्कर। राजस्थान का वह सभ्यता स्थल
जिसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो विद्वानों आप ध्यान में रखोगे कि राजस्थान में गणेश्वर ऐसी सभ्यता है जिसे पुरातत्व का पुष्कर हम कहते हैं। उसके बाद में देखिए यहां से आता है पुरातत्व का पुष्कर, तो आप ध्यान में रखोगे शुद्ध तांबा प्राप्त होने के कारण कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता है, मैंने आपको बताया कि गणेश्वर सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध वो कहां से थे, तो आप ध्यान में रखोगे इसके व्यापारिक संबंध थे कालीबंगा से। किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से थे। और ये एक ताम्र जो सभ्यता थी वो थी, तो ध्यान में ये रखना है, व्यापारिक संबंध इसके हो जाते हैं कालीबंगा से। अब देखिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मोस्टली मिला क्या क्या है। महत्वपूर्ण जो यहाँ पर तत्व मिलते हैं वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, केवल 3-4 चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं। एक तो यहाँ पर बात करते हैं मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे, देखिए अगर देखें मछली पकड़ने के कांटे राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो मोस्टली आप ये ध्यान में रखोगे कि मछली पकड़ने के जो कांटे हैं इनकी संख्या बताई जाती है लगभग 400। एग्जाम में अक्सर नहीं पूछा जाता, ऐसा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि मछली पकड़ने के कांटे किस सभ्यता से प्राप्त है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद में देखिए कि संख्या भी आप ध्यान में रख लेना जनरल नॉलेज के लिए कि लगभग 400 यहाँ की संख्या है, मछली पकड़ने के लगभग 400 कांटे। उसके बाद में देखिए कुल्हाड़ियां यहां पर मिली है, कुल्हाड़ियां। अब ये कुल्हाड़ियां जो है वो राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से, तो गणेश्वर से, और इनकी संख्या बताई जाती है 58 कुल्हाड़ियां, 400 मछली पकड़ने के कांटे राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो गणेश्वर सभ्यता स्थल से। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो इस सभ्यता स्थल की एक खास बात और है, यहां पर मिला है लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ बांध। लकड़ी व पत्थरों से बना बांध, पत्थरों से बना बांध। तो राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां लकड़ी व पत्थरों से बना हुआ बांध प्राप्त हुआ है, कौन सा सभ्यता स्थल है, तो गणेश्वर सभ्यता स्थल है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता स्थल और किसके लिए जाना जाता है। देखिए गणेश्वर सभ्यता से संबंध रखता है राजस्थान का कौन सा स्थान, खेतड़ी। अब देखिए गणेश्वर सभ्यता है नीमका थाना सीकर, और खेतड़ी जो नामक स्थान है ये आपका है झुंझुनू में। कहाँ है, झुंझुनू में। और आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान में अगर कहीं सर्वाधिक जो तांबा है वो कहाँ निकलता है, खेतड़ी में। और मोस्टली एक बात और ध्यान आप रखोगे कि खेतड़ी वह स्थान है जहां पर एक महल बना हुआ है जिसे राजस्थान का नहीं बल्कि शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, क्योंकि अपना जो राजस्थान का हवा महल है वो जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1699 में करवाया गया था। खेतड़ी महल जो है इसका जो निर्माण है वो भोपाल सिंह ने करवाया था 1870 ईस्वी में। तो मोस्टली आप ध्यान में रखोगे कि खेतड़ी जहां पर सर्वाधिक तांबा मिला है, यहां से जो तांबा है वो गणेश्वर, गणेश्वर से कालीबंगा। तो मोस्टली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खेतड़ी का संबंध राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से था, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, गणेश्वर सभ्यता स्थल से था। तो मोस्टली देखिए इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, आपको 4-5 चीजें मोस्टली ध्यान में रखनी। गणेश्वर कहाँ है, नीमका थाना सीकर में, खोज 1977-78 में, और 1977-78 में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में क्या बनी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उपनाम तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, व्यापारिक संबंध इसके थे वो कालीबंगा से थे। महत्वपूर्ण तथ्यों में मछली पकड़ने के कांटे जिनकी संख्या लगभग 400 बताई जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कुल्हाड़ियां जो मिली है वो 58, लकड़ी व पत्थरों से बना बांध। ज्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ लकड़ी व पत्थरों से बना हुआ बांध मिला। दूसरी बात देखिए नदी, तो कांतली नदी आप ध्यान में ये रखोगे कि आंतरिक प्रवाह से राजस्थान की लगभग सबसे लंबी नदी मानी जाती है, खंडेला की पहाड़ियों से ये निकलती है। और चूरू झुंझुनू का एक स्थान महड़सर, जहां पर ये विलुप्त बताई जाती है, सोने चांदी की महड़सर में हवेलियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की सबसे पॉपुलर चीज है देसी शराब, तो ध्यान में ये रखना भाई कि राजस्थान में सबसे ज्यादा देसी शराब की बना है, बाकी जहाँ बना है महड़सर में बना है। तो अब बात अपन ध्यान में रखनी है और सौ तकड़ी बताई जावे कहीं बीकानेर की एक जान है जो पूरी लट्टू कर दी थी, जोर की शराब बना। तो देखिए खंडेला नाम आया, खंडेला से 2-3 चीजें होती है। देखिए हम राजस्थानी लोग हैं, राजस्थानी महिलाओं द्वारा जो वस्त्र धारण किए जाते हैं
कहने का मतलब वो है कि गांव की लुगाया जगह दुगड़ा लागड़ा उड़ ने बाक चारों तरफ चारों मेरे को मतलब लागड़ा माने पटिया पटिया यानी कहने का मतलब गोटा और किनारी। तो राजस्थान में गोटा किनारी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो महण यहाँ का खंडेला का। तो ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये आपकी कौन सी सभ्यता स्थल? गणेश्वर। तो दोस्तों हमने बात की थी गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर तो आपने देख ली कि राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस समय 1977-78 में गणेशपुर की खोज हुई थी। हमारे वर्तमान शिक्षा नगरी जो बनने जा रहा है सीकर वहां स्थित है। अगली सभ्यता हमारी आती है बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। राजस्थान जो एग्जाम में होती है उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं बेराट सभ्यता से। और बेराट सभ्यता का महत्व तब और बढ़ जाता है जब एक राजस्थान के महत्वपूर्ण जिले का नाम आता है जो राजस्थान की राजधानी है। कौन सा जिला? जयपुर। और मोस्टली एक बात और ध्यान में रखोगे कि जयपुर की स्थापना हुई थी अगर देखें तो 18 नवंबर 1727 को। ये आप ध्यान में रखोगे। ये आपका जयपुर था। अब देखिए कि जयपुर में कौन सी सभ्यता स्थित है? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता को बेराट सभ्यता पहली बात तो क्यों कहा गया? तो ध्यान में रखोगे ये सभ्यता स्थल है बेराट की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में? बेराट की पहाड़ियों में। इसीलिए इसे क्या कहा गया? बेराट सभ्यता कहा गया। दूसरी कंडीशन ये लागू होती है कि इस सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? तो ध्यान में रखोगे कि बेराट सभ्यता का जो खोज करता है वो था कौन है? तो आप ध्यान में रखो दयाराम साहनी। किसे माना जाता है? दयाराम साहनी को माना जाता है। आपने दयाराम साहनी का नाम तो बहुत बार सुना होगा, जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, जिनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से सबसे पहला सभ्यता स्थल जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं उसको खोजने का कार्य किया गया था 1921 ईस्वी में। इन्हीं के द्वारा 1921 में हड़प्पा खोजा गया था। तो 1921 हड़प्पा। और अगर देखें तो खोज इनके द्वारा बेराट की गई थी 1936 ईस्वी में। तो इनके द्वारा बेराट सभ्यता की खोज की गई 1936 में। और किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अब देखिए आगे बात करते हैं कि बेराट सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे है? अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ नदी होगी आपकी बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। ध्यान में आप ये रखोगे कि ये जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? तो सीधी बात है बेराट की पहाड़ियों से होता है। बेराट की पहाड़ियों से। और मोस्टली इतिहास की मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वही बेराट की पहाड़ियां हैं जिनके पास में अगर देखें तो अकबर जो मुगल सत्ता का सबसे ताकतवर और महान शासक माना जाता था उसने सर्वप्रथम जोधाबाई को यहीं पर देखा था। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे कि 1562 में सांबर झील के किनारे जो जोधाबाई और अकबर का विवाह हुआ उस प्रेम कहानी की शुरुआत का जो स्थल माना जाता है वो बेराट की पहाड़ियां मानी जाती हैं। तो देखिए बाणगंगा कहां से निकली? बेराट की पहाड़ियों से। और इस बाणगंगा से तो भाई साहब लॉजिक भी जोरदार बैठता है, एकदम शानदार लॉजिक बैठता है कि बाणगंगा को बाणगंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे हम कहते हैं अर्जुन की गंगा। और कहा जाता है कि अर्जुन ने इसे जमीन से बाण मारकर जमीन में से इसका उद्गम किया था। क्या कहलाती है? अर्जुन की गंगा। और इसका लॉजिक भी शानदार है कि जो कौरव पांडव थे उनको 12 महीने का अज्ञातवास का समय मिला था। एक बार द्रौपदी को प्यास लगी तो वो दोनों जा रहे थे अर्जुन और द्रौपदी। तो द्रौपदी ने कहा मुझे पानी पीना है। कहते अर्जुन ने जमीन में तीर मारा और पानी निकल आया और वही क्या बन गई थी? बाणगंगा बन गई थी। तो हम तो राजस्थानी है, मेरे तो कड़ा कड़ा जो था थे सोचो या मैं सोचूं कि आज अर्जुन को तो कथा मजा आता है कि नहीं? डूबेला लेना पड़ता, तीर मार पानी गढ़वा ले। तो सीधी बात यह है कि हम राजस्थानी लोग हैं, जुगाड़ करना जानते हैं। और अर्जुन भी राजस्थान में आया तो सीधी बात है यहाँ पर जुगाड़ हो ही गया। अब देखिए कि बेराट जो स्थान है इसे प्राचीन काल में कहा जाता था विराट नगर। क्या कहा जाता था? विराट नगर कहा जाता था। और मोस्टली आप ये ध्यान में रखोगे कि विराट नगर जो है ये राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजधानी। और राजधानी ये होता था किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी। किस जनपद की राजधानी? मत्स्य जनपद की राजधानी। और मोस्टली यहाँ पर एक बात और आ जाती है
कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का जो नामकरण है वो मत्स्य जनपद के नाम पर ही रखा गया था। अब देखिए आगे बात करते हैं कि बेराट सभ्यता जो है इसकी खास बात क्या है। तो सबसे पहली नंबर एक बात, यात्री, यहां पर एक यात्री आए थे और ये यात्री आए थे चीन से। कहां से आए थे? चीन से। और वर्तमान में चीन से एक बीमारी आई हुई है साहब, और उस समय एक यात्री आया था जिसका नाम था हिमशांग। अब चीन से जो हिमशांग आए थे ये इन्होंने राजस्थान में कई, मुख्य रूप से तो कई क्या दो स्थान माने जाते हैं। एक तो माना जाता है आपका बेराट और एक माना जाता है आपका भीनमाल। भीनमाल जालोर में और बेराट जयपुर में। चीनी यात्री हिमशांग द्वारा किस स्थान की यात्रा की गई या किस सभ्यता स्थल की यात्रा की गई? तो बेराट और भीनमाल की गई थी। और हिमशांग द्वारा इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया था? तो हिमशांग ने इस सभ्यता को जो नाम दिया था वो नाम दिया था पारयात्र सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पारयात्र सभ्यता। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि राजस्थान की किस सभ्यता स्थल को पारयात्र सभ्यता कहा जाता है। तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? बेराट सभ्यता हो जाएगी। अगली कंडीशन हमारी ये रही कि हिमशांग ने यहाँ पर यात्रा कर ली, पारयात्र सभ्यता नाम दे दिया। उसके बाद में देखिए नंबर 2 बिंदु, 2 नंबर है बौद्ध मत से संबंधित। किससे संबंधित? बौद्ध मत से संबंधित। तो बौद्ध धर्म अगर देखें तो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म जो है कोई बहुत बड़ा धर्म है। और बौद्ध धर्म का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से है? तो बेराट से। ध्यान में आप ये रखोगे कि यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली है। अब स्वर्ण मंजूषा तो आप सभी जानते हो, कह रहे हैं कि सोने की एक पेटी मिली है, अपना सिंधु बा मिली है। तो स्वर्ण मंजूषा मिली है और इसमें जो अवशेष माने जाते हैं वो ये अवशेष जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में स्वर्ण मंजूषा में मिले अवशेष किस सभ्यता स्थल में बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बेराट सभ्यता हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कि एक महान शासक हुए हैं अशोक, और अशोक का नाम हम इसलिए जानते हैं कि अशोक जो मौर्य थे ये कलिंग के युद्ध से संबंधित थे। अगर देखें तो 261-62 ईसा पूर्व में कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें अशोक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और कहते हैं अशोक ने उस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। और उसी कार्य के दौरान अशोक ने किसकी यात्रा की थी? बेराट की। और यहाँ पर अशोक द्वारा बौद्ध जो है वो स्तूप बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। तो इसका मतलब हमारे सामने क्वेश्चन ये भी आ गया कि मौर्य वंश का संबंध, कौन सा वंश? मौर्य वंश। और मौर्य वंश जो है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 323 ईसा पूर्व में। और इसका संस्थापक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसका गुरु था चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उस कौटिल्य के अगर देखें तो शिष्य चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। और उसी चंद्रगुप्त का पोता अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध मत से धर्म धारण किया गया, और बौद्ध स्तूपों का निर्माण कहां करवाया गया? तो आपकी बेराट सभ्यता में करवाया गया। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बेराट सभ्यता से जुड़ी हुई 3 चीजें और हैं। यहाँ पर 3 स्थल आते हैं। 1 नंबर यहाँ स्थल कहा जाता है गणेश डूंगरी। कौन सी डूंगरी? गणेश डूंगरी। इसी स्थल को अगर देखें नंबर 2 तो यहाँ पर आती है बिजक डूंगरी। कौन सी डूंगरी? बिजक डूंगरी। और तीसरा इसका जो प्रमुख स्थल माना जाता है वो माना जाता है नंबर 3 भीम डूंगरी। कौन सी डूंगरी? भीम डूंगरी। और अगर देखें तो एक स्थल इन तीनों को जोड़ता है वो है आपकी महादेव डूंगरी जो है वो है। तो देखिए महादेव डूंगरी। अब देखो यहाँ पर एक नाम आया भीम। क्या नाम आया? भीम। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की किन पहाड़ियों में भीम तालाब स्थित है? तो ध्यान में रखना बेराट की पहाड़ियों में। अब हमारे दिमाग में आएगा सर कि भाई ये भीम तालाब कैसे हुआ? तो सेम कहानी अपन आई ध्यान में रखनी है कि जके हिसाब अर्जुन जमीन में तीर मार बाण गंगा को उद्गम करे हो भी हिसाब में भीम है जो जमीन के ऊपर लात मारे और भीम तालाब बना होकर गोडे की ठोकी जो तालाब बन गयो। तो ध्यान में हमें ये रखना है कि इसीलिए उसे भीम डूंगरी और भीम तालाब कहते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा कैप्टन बर्ट का। एक अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट जो है यहाँ पर इन्होंने
खोजा था भब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? भब्रू शिलालेख। कई बार एग्जामों का हिस्सा रह चुका है ये क्वेश्चन, तो मोस्टली आपका ध्यान सबसे ज्यादा जो आकर्षित करेगा ये क्वेश्चन करेगा। और आप जब भी कोई भी मॉडल पेपर निकालोगे या कोई अन्य कोई गाइड का सहारा लोगे, आपको ये क्वेश्चन लगभग में मिल जाएगा, लगभग कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा कि भब्रू के शिलालेखों का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से है? तो बेराट से। या भब्रू शिलालेख वो किसके द्वारा खोजे गए थे? तो कैप्टन बर्ट के द्वारा। अगली कंडीशन ये रहती है कि वर्तमान में भब्रू शिलालेख कहाँ रखे हुए हैं? तो अपना उत्तर रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो कोलकाता है, और वर्तमान में ये जो भब्रू के शिलालेख है वो कोलकाता में है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में अगर हम बात करें बेराट सभ्यता की, तो ये वही सभ्यता स्थल है जहां पर हम बात करें तो इस सभ्यता स्थल से गुप्त वंश का भी संबंध रहा है। अब गुप्त वंश में अगर मुख्य रूप से राजा समझे हम, तो समुद्रगुप्त कौन से शासक का संबंध रहा है? समुद्रगुप्त का संबंध यहाँ से रहा है। तो दो प्रमुख वंश, एक तो गुप्त साम्राज्य और एक मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभ्यता बेराट, और एक मोस्टली अगर हम देखें तो हमारी किससे रहेगी? बौद्ध धर्म से संबंधित सभ्यता स्थल है वो कौन सा रहेगा? बेराट रहेगा। खोज हुई दयाराम साहनी ने की थी 1936 में। नदी आती है आपकी बाणगंगा, बेराट की पहाड़ियों से जिसका उद्गम होता है। उसके बाद में अगर देखें तो प्राचीन काल में बेराट का नाम था विराटनगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और चीनी यात्री हिनशांग द्वारा राजस्थान में महत्वपूर्ण तरीके से किस सभ्यता का अगर देखें तो यात्रा की गई, तो मूल रूप से बेराट सभ्यता, और उसके बाद में भीनमाल जो महाकवि माघ की जन्मभूमि है और जो जालोर में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो जवालीपुर कहा जाता था। तो ध्यान में रखोगे, खोज 1936 में चीनी यात्री हिनशांग द्वारा इसकी यात्रा की गई, और हिनशांग ने इसे क्या नाम दिया? तो पार यात्र सभ्यता नाम दिया। अशोक मौर्य द्वारा यह बौद्ध स्तूप बनाए गए, और ये बौद्ध जो स्तूप है इनकी संख्या बताई जाती है 8। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां पर पुरातत्व की जो मुद्राएं हैं वो मिली हैं। मुद्रा अगर देखें तो ये जो मुद्राएं थी ये कौन सी मुद्राएं थी? तो देखिए यहाँ पर मिली है कुल 36 मुद्राएं। कितनी मुद्राएं? 36। अब इन 36 की अगर हम बात करें तो इनमें देखिए 28 जो मुद्राएं हैं, 28 मुद्रा है वो है इंडो ग्रीक। कौन सी मुद्रा है? इंडो ग्रीक मुद्रा है। अब इंडो ग्रीक का मतलब यहाँ पर ये होता है, इंडो का मतलब यहाँ भारत लिया जाता है और ग्रीक का मतलब लिया जाता है यूनान। तो राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जिसके व्यापारिक संबंध है वो यूनान से भी थे, तो कौन सा सभ्यता स्थल हो जाएगा आपका? बेराट सभ्यता स्थल हो जाएगा। और जो 8 यहाँ पर मुद्राएं मिली है ये है आहत मुद्राएं। कौन सी मुद्राएं? आहत मुद्राएं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर ये आहत मुद्राएं कौन सी होती हैं? तो ध्यान में आप ये रखोगे कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं में से जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी उन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता था। तो ये आप ध्यान में रखोगे, आपकी कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता।